दीवान थे पोरबंदर के, मतलब सरकारी नौकरी कर रहे थे। और सरकारी जब आप नौकरी करते हैं तो आपको साइन करना पड़ता और एक ओथ लेनी पड़ती थी उस टाइम पे कि आप क्राउन के प्रति, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो आपको क्राउन के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम है। तो ये बिल्कुल सही बात है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे। और आज जैसे कि बुधवार का दिन है तो हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं अपनी सीरीज़ द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड के साथ। और उससे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि पिछले 2-3 हफ्तों से कोई भी वीडियो नहीं आई। उसके कारण कई सारे थे कि कुछ नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए। और दूसरा है कि मैं सिक्किम गया था तो उस वजह से चीज़ें थोड़ी पटरी पे नहीं थी कॉलेज में, क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो उसका मेजर प्रोजेक्ट जमा करना था, तो उस वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा वो बदल गया है डिस्प्ले पिक्चर चैनल पे। और अगर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो करते हैं, जिसके कि हम लोग के दोनों के लिंक्स हमारी आईडीज़ के और पेजेस के भी लिंक्स पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी बदला है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा की एक मुहिम चालू की है, जिसके तहत उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम सब अपने सोशल मीडिया पे और घरों में भी तिरंगा लगाएं। और सोशल मीडिया की जो पिक्चर्स, डिस्प्ले पिक्चर्स जिनको कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर्स, उस पर क्या कहते हैं उसको, उसमें तिरंगा लगाएं। तो उसके उपलक्ष्य में ये हम लोगों ने किया है। तो चलो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। अब टॉपिक शुरू करने से पहले जैसे कि इंडिया फाइल्स का नियम है तो आज का क्वेश्चन दे देते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज कहते हैं, या उस समय की कांग्रेस, जब आज़ादी से पहले, जब तक बंटवारा नहीं होता कांग्रेस का, तो कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और भैया लोग आज का टॉपिक भी बता देते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है गांधी, महात्मा गांधी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करें। तो आज का टॉपिक है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है, जो कि एक गुजरात का उस समय में डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए होता था। वो उस समय गुजरात का नाम के एक अलग स्टेट माना जाता था, ब्रिटिश टेरिटरी का, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का वो एक अलग स्टेट माना जाता था। और इनके फादर का नाम श्री करमचंद गांधी था। और ये पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग कहते हैं कि गांधी और उन पे आप सवाल उठा सकते हैं, इनके फादर दीवान थे पोरबंदर के, मतलब सरकारी नौकरी कर रहे थे। और सरकारी जब आप नौकरी करते हैं तो आपको साइन करना पड़ता और एक ओथ लेनी पड़ती थी उस टाइम पे कि आप क्राउन के प्रति, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो आपको क्राउन के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। तो गांधी के तो पिता या बाप, जो भी आप कहना चाहें, तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के, तभी दीवान थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आपको, मैं बताऊं तो इनकी वाइफ, इनकी जो वाइफ कह रहे हैं, जो इनकी माँ थी, उनका नाम था पुतली बाई। अब जो श्रीमती पुतली बाई थी वो करमचंद गांधी की चौथी बीवी थी। तो आप कहेंगे कि उस समय में होती थी, तो होती थी, लेकिन जो लोग आइडल बनने की कोशिश करते हैं तो उनका फिर आइडल बैकग्राउंड भी होना चाहिए ना। अब चलिए आगे चलते हैं। ये सब था, वो बड़े होते हैं। चलिए उस समय तक तो कुछ नहीं, क्या आप कह सकते हैं कि लीडर नहीं बने या कुछ नहीं बने, लेकिन बड़े होते होते वो आ जाते हैं 18-19 साल की उम्र के। 18 साल की उम्र में 1869 से आ जाता है 1887 का समय, 1887 का समय, जब वो पहली बार लंदन जाते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि लंदन
जाना आज के समय में सरल होता, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं कि लंदन अमेरिका आज के समय में सस्ता हो गया है, क्योंकि चीज़ों क्या कहते हैं, जाने के मीडियम्स बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बढ़ गया है, ईजीनेस ऑफ लाइफ हो गई है। लेकिन आज भी लंदन, यूएस वगैरह जाना इतना आसान नहीं है। आज भी वो देश हमारे लिए बहुत महंगे हैं, महंगे ही नहीं बहुत महंगे हैं। और उस समय में जब 1887 की ये बात है, उस समय में लंदन जाना तो बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि आपको पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। और ये हिंदुओं में मान्यता है आज भी, और इसी वजह से हम लोग कि समुद्र को माना जाता है कि देवता का रूप माने जाते हैं, समुद्र में पैर नहीं रखा जाता है। तो इसी वजह से लोग नहीं ट्रैवल करते हैं, जो इनकी पुरानी सोच है। तो ये जाते हैं, तो इनके पास ना उस समय पैसे की कमी थी, और जो लोग कहें धर्म, तो ये धर्म भी नहीं मानते थे मेरे अनुसार। तो अगर आपको लगता है ये धर्म मानते थे तो आप कमेंट करके बताइए। अब ये वहाँ पहुँचते हैं तो केजरीवाल वाली हरकत करते हैं कि एक टर्म कंप्लीट करते हैं, वापस आ जाते हैं, उसके बाद जाते नहीं। फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, ये वापस आता, उसके बाद इनको फिर समझाया जाता है। फिर 1888 में ये वापस जाते हैं, और ये इस बार जब लंदन वापस जाते हैं तो 4 सितंबर 1888 में वापस जाते हैं, मतलब 1 साल वहाँ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, या बैरिस्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, अपने भाषा में लॉयर, और जो लंदन से पढ़ के आए वो बैरिस्टर। जैसे ओवैसी साहब हम लोगों के सबसे फेवरेट तो बीजेपी की मुझे लगता है एक ही नेता है अपोजिशन का जो सच मायने में भ्रष्टाचारी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई जिस तरीके से हैदराबाद में वो स्कूल और कॉलेजेस चला रहा है, थोड़ा टॉपिक से हट के बात है, लेकिन उन कॉलेजेस और स्कूल्स का आज दिन तक कभी निरीक्षण नहीं किया गया है। पार्था चटर्जी पर कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी चीज़ है, होनी ज़रूरी थी। जिस तरीके के गुलाबी बंडल और सब पकड़े गए वो भी अच्छी बात थी, लेकिन थोड़ी कार्रवाई उधर भी हो जानी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी अपोजिशन से बदला लेती है, तो मुझे नहीं लगता है कि बदला लेती है, क्योंकि अगर बदला लेना होता तो सबसे पहले तो ओवैसी बंदर जाना चाहिए। चलिए अब टॉपिक पे लौटते हैं। अब होता है पढ़ाई हो जाती है ख़त्म। अब जो लोग कहना चाहते हैं कि गांधी बड़े देश प्रेमी थे, तो और बहुत से तर्क देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह के भी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी कहीं बाहर जाकर नौकरी नहीं की, ना किसी अमीर के लिए नौकरी। लेकिन होता यह है कि 1893 में पढ़ाई खत्म होती है, और 1893 में ही गांधी चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। लंदन से भारत वापस नहीं आते, वो केप टाउन निकल जाते हैं साउथ अफ्रीका, वहाँ पे काम करते हैं। और जब तक पिछवाड़े में लात मार के उन्हें फर्स्ट क्लास से निकाला नहीं जाता है, तब तक उन्हें अकल नहीं आती है कि एवरीवन इज़ नॉट इक्वल। क्योंकि अगर ऐसा होता, लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़िए या ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, तो आपको दिखेगा कि वो वहाँ क्या कहते हैं, इंडियंस की मदद कर रहे थे, फलाना कर रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, आप मुझे कोई तथ्यात्मक प्रूफ दीजिए कि उन्होंने किया। कहीं भी किसी भी बायोग्राफी में मैंने पढ़ा, उसमें केवल ये चीज़ लिखी हुई है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इन अमुख लोगों का इन्होंने केस लड़ा, इन अमुख गरीब लोगों की इन्होंने मदद की, या इन अमुख लोगों जो गरीब थे, जो असहाय थे, उनकी मदद की। वो वहाँ पे अगर इंडियंस के भी केस लड़ रहे थे तो वो सब करोड़पति, और उस टाइम में करोड़पति नहीं तो लखपति तो थे ही, वेल ऑफ फैमिली से थे। क्योंकि उस समय में साउथ अफ्रीका जाना भी आसान नहीं था, उस समय में विदेश जाना बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय में जो विदेश जाता था वो 2 तरीके के जाते थे, एक गुलाम जाते थे और दूसरे जो अपने पैसों से जाते थे वो हमेशा मतलब आज के समय में अरबपति फैमिली कह लीजिए, और उस समय में बहुत अच्छी फैमिली लखपति और करोड़पति हो सकते हैं, वही जा पाते थे जो जिनके परिवार अमीर थे। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किस गरीब का केस लड़ा कोई बता नहीं सकता है। जो भी लोग इस चीज़ को बड़ा कहेंगे गांधी के बारे में, वो मोहनदास करमचंद गांधी की ज़िंदगी का साउथ अफ्रीका में लड़े गए एक भी केस का एग्जाम्पल दें कि उन्होंने लड़ा, एक गरीब
असहाय व्यक्ति का, गुलाम व्यक्ति का, चाहे वो अफ्रीकन मूल का ही हो, भारतीय ना भी हो तो भी चलेगा। ये वहां केवल पैसा कमाने गए थे और इन्होंने पैसा ही कमाया और कुछ नहीं किया। अब इनके फर्स्ट क्लास में पड़ती है लात और इनको निकाल दिया। अब भाई कहते हैं ना, जब एक आदमी जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो उसके बाद भी उसको इज्जत ना मिले, क्योंकि एक बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं बंगारू लक्ष्मण जी, विपक्षी बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही थी, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं, और ये उस समय में भी था। और ख़ास तौर से वेस्टर्न कल्चर्स में पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है बनस्पत भारत में, जहाँ पे आज भी कुछ हद तक जहाँ इंडियन कल्चर या हिंदू कल्चर की बात होती है तो लोग कल्चर पे टिके हुए हैं, तो वो रिलेशंस और उनको ज़्यादा महत्व दे जाते हैं। अब ये वहाँ पे लात पड़ती है और 1893 से लेके ये छोटा मोटा वहाँ पे नौकरी नहीं करते हैं। लोग बताते हैं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 1914 में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। भाई साहब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, चलिए आपको नौकरी करनी थी, 1 साल किया, 1893 में आप पहुंचते हैं, 1894 में आपकी लीज का टाइम खत्म हो जाता है, आप 1895 में वापस आ जाते हैं। लेकिन नहीं, आप वहाँ पैसा कमा रहे थे और इसीलिए अभी जो उनकी परपोती जेल गई हैं वो भी उसी अफ्रीका में गई हैं जहाँ पे ये पैसा कमा रहे थे। तो प्लीज़ पढ़िए। अब होता है ये 1914 का समय आता है, ये 1914 में वापस आते हैं, 1915 में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं भाई, क्योंकि जो हम लोग को पढ़ाया गया ना कि कांग्रेस आज़ादी और फलाना, तो एक बार आप पढ़ के देखिएगा कि कांग्रेस का रेजोल्यूशन कब पास हुआ है, नहीं तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कब कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, क्योंकि वो पूरी सीरीज़ रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड हो, मतलब कांग्रेस पे बेस्ड होगी, सॉरी रेजोल्यूशन पे बेस्ड होगी। उसके बाद 1916, आप सोचिए गांधी को आए हुए 1 साल नहीं हुआ और एक रेजोल्यूशन पास होता है, और उस रेजोल्यूशन में साफ लिखा होता है कि मुस्लिम का सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि मुस्लिम लीग करेगी। मतलब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, 1916 का जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन था, अभी तक क्या था कि सच में देश सेकुलरिज्म से चल रहा था, और सेकुलरिज्म से मतलब था कि हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस, मतलब जो जिसको भी वो चुन ले, जो भी जीते वहाँ पर। वैसे तो आप अगर चुनाव लड़ रहे थे तो आपको, अगर आप चुनाव जीतते थे तो आपको क्वीन की ही शपथ लेनी पड़ती थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब रानी के तलवे चाट के आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मजाक तो ये यहाँ भी है, तो खैर वो मजाक छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस रेजोल्यूशन के बाद ये हो गया कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन केवल मुसलमान करेगा और वो भी मुस्लिम लीग करेगी। तो जो कहते हैं कि वीर सावरकर ने डाली नींव इस देश के बंटवारे की, वो ये बताए ये कांग्रेस ने रेजोल्यूशन 1916 में पास क्यों किया था, बताए। अब चलते हैं और आगे। 1916 का तो ये रेजोल्यूशन पास हो गया। अभी तक गांधी बहुत बड़े लीडर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस पाने लगे थे। अब हम बात करते हैं उन मूवमेंट्स की जो गांधी ने चालू तो किए और बहुत अच्छे मूवमेंट बन सकते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। पहला, चंपारण मूवमेंट। ये किया जाता है, ये आंदोलन चालू होता है, जो किसान और जो इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले लोग थे उन पे बहुत अत्याचार करते थे लैंडलॉर्ड और अंग्रेज, टैक्सेशन सबका, उसके खिलाफ चालू होता है। ये 1917 में चालू किया जाता है और गांधी चालू करते हैं। तो इसका मतलब है 1915 में अगर गांधी आए और 1917 में इतने बड़े कद्दावर नेता बन गए कि एक मूवमेंट के स्टार्टिंग में या उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले बने, तो इसका मतलब 1916 में उनका कद बड़ा हो चुका था। कोई ये नहीं कह सकता है कि उनका छोटा कद था उस टाइम पे ये कद बहुत बड़ा हो चुका था उस टाइम पे। हाँ, ये मान सकता हूँ कि इतना बड़ा कद नहीं था कि उनको लोग फादर ऑफ नेशन या महात्मा कहते, लेकिन कद बढ़ रहा, चाहे पैसे की बदौलत बढ़ रहा हो, पिता के दीवान और सरकारी कनेक्शंस की वजह से बढ़ रहा हो, या किसी और कारण से बढ़ रहा हो, लेकिन बढ़ रहा।
उसके बाद होता है सबसे अच्छा जो इन्होंने किया, खिलाफत एगिएशन। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो भारत में 1999 से 1920 में चले एक मूवमेंट का नाम था खलीफत मूवमेंट। होता ये है कि विश्व युद्ध होता है पहला, और उसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म करते हैं, और उसके बाद वहाँ से खलीफत हटा दी जाती है, लास्ट खलीफा को हटा दिया जाता है। तो मुसलमान इस देश में एक आंदोलन चालू करते हैं, खलीफत मूवमेंट, जिसके हिसाब से ये था कि खलीफा को दोबारा रिस्टोर करना है। उसी के चक्कर में तमिलनाडु में 1919 से लेके 1920 के बीच में हजारों हिंदू मारा जाता है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता। ये इस देश की विडंबना है कि साहब हिंदू के मरने पे कोई नहीं बोलता। लेकिन जब तमिलनाडु के हिंदू हथियार उठा के मारने चलते हैं तो गांधी पहुंच के रोकते हैं और कहते हैं कि खलीफत एगिएशन करें, मूवमेंट चालू करेंगे, जिसमें कि वो डिमांड रखते हैं कि खलीफत रिस्टोर की जाए। और ये कहते हैं इन्होंने आज़ादी की लड़ाई। आपको क्या मतलब था? इस देश का मुसलमान आज कहता है कि उसको सऊदी अरब और टर्की और तुर्की जो भी बोले उससे क्या मतलब, और उसको जब वहां से खलीफत हटाई जाती है तो उसको काया चिड़ मचती है। क्यों गांधी को एक धर्म आधारित, भाई क्योंकि उन्हें तो बिना धर्म की राजनीति और सबका ज्ञान बताते ना कि सेकुलरिज्म के सूरमा थे, तो उन्हें खलीफत मूवमेंट वहां पे खलीफा काहे चाहिए था? क्यों चाहिए था? यहाँ पे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात ना करे, लेकिन मुसलमान अगर खलीफत और उस मुसलमान राष्ट्र की बात करे तो उसका साथ देंगे। ये दोगलापन होता है, ये दो मुही बातें होती। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी दो मुही बात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर आप कोऑपरेशन कर नहीं रहे थे तो आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू कैसे किया? भाई मैं आपसे नॉन कोऑपरेट तब करूंगा जब मैं आपसे पहले कोऑपरेट कर रहा था। ये वीर सावरकर वाली मेरी वीडियो में मैंने बात की है। 1920 का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, इसमें नॉन कोऑपरेशन किस चीज़ का हो जाता है? इसका मतलब आप पहले कोऑपरेट कर रहे थे, उनकी सरकार चलवाने में उनके साथ दे रहे थे। तो वीर सावरकर पे जो आप आरोप लगा देते हैं कि वो वहां गए और वहां से वो निकले और सब किया, तो भैया इसका मतलब पूरा देश कोऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस ही एक सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी थी और पूरे देश का नेतृत्व आप कहते हैं कि करती थी। तो आप कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो तो ऐसा चक्र चला इस दुनिया में, इस देश में समय का ऐसा चक्र चलता है कि सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय जैसे लोग आते हैं और उठा के उस मूवमेंट को बना देते हैं स्वदेश की तरफ। क्योंकि लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वदेश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसको छीन कर लूंगा, लेकिन उस समय तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप वो भी वापस हो जाता है चौरी चौरा कांड के बाद, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसको कि आप डांडी मार्च भी कहते हैं। और ये मेनली साइमन कमीशन, वही कि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए इस चीज़ का विरोध था 1930 में, और ये भी ख़त्म हो जाता है। इसमें भी कुछ नहीं किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। उसके बाद आखिरी मूवमेंट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको कि फिर वापस लिया जाता है 1942 का, क्योंकि कहा जाता है कि विश्व युद्ध चल रहा है और हमें इस टाइम पे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोधी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये कौन सी बात होती है? आपको कोई गुलाम बनाए रखे है और वो कहीं युद्ध में व्यस्त है और आप जानते हो उस समय कमजोर है, तो राजनीति और रणनीति तो यही कहती है कि वही सबसे मजबूत समय है कि आप प्रतिघात करें, और आप उसी समय पे शांत करा देते इस देश को। आपने कहा था कि बिना ढाल और बिना खड़ग और बिना ढाल के ये जीता गया। आपने शहादत के नंबर नहीं दिए। आपने नहीं बताया कि जब विश्व युद्ध द्वितीय चालू होता है और जब यहाँ से भारतीय सैनिक जाते हैं उसमें कितने लोग गए थे। और ये बात मैं इसलिए इतने उससे जोर से कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे नाना ने विश्व युद्ध द्वितीय लड़ा था, और श्रीमान मोहनदास करमचंद गांधी के कहने पे गए थे। वो रॉयल एयर फोर्स में थे
उन्होंने डकोटा जहाज उड़ाया था, उसके बाद उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी पैराशूट से और उसकी वजह से उनके पैर में चोट भी लगी। उसके बाद क्योंकि डेस्क का पे ही काम करने का मिला तो उन्होंने छोड़ के फिर सिविल की तैयारी की और उसके बाद वो उसमें, तो इसलिए मैं ये बात इसलिए कह सकता। उसके बाद उनको गोली मारी जाती है 30 जनवरी 1948 और 1948 में जब उन्हें गोली मारी जाती है, उसके बाद जब कोर्ट से इसका बयान आता है तो कोर्ट से साफ कहता है कि उन्होंने क्यों गोली मारी। हो सकता है कि आप गोडसे को बुरा कहें, भला कहें, अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी बातें, लोग उन्हें टेररिस्ट कहते हैं। एक आदमी को मारे जाने वाला इंसान टेररिस्ट, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने इस देश का बंटवारा करवाया और देश के बंटवारे के लिए डायरेक्ट एक्शन डे बुलवाता है, उसकी फोटो इस देश की यूनिवर्सिटी में लगी रहती है, हटती नहीं है। उस यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और वो आतंकवादी नहीं, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, लाखों हिंदुओं की मौत हुई, लोगों की नहीं लाखों हिंदुओं की मौत हुई। हिंदू मुसलमान को नहीं मारा, उसने नहीं मार पाया क्योंकि गांधी पहुंच जाते थे, अनशन करने लगते थे, लेकिन वहां से ट्रेनें कट कट के आई थी साहब। तो ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा हमें गांधी और नेहरू के नाम पे दिया गया, क्या ये सही था? खलीफत मूवमेंट क्या करना सही था? कांग्रेस का क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये बताता है कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? और अगर आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा, उससे पहला कॉपरेशन कैसा, इसका जवाब कौन देगा? ऐसे ही सवालों के लिए, ऐसे ही सवालों के जवाबों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत ही जल्द हम लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करेंगे जिसमें कि आप अपने सवाल भी पूछ सकेंगे और स्ट्रीम में जुड़ के आप कुछ बात बताना चाहें या मुझे किसी जगह गलत साबित करना चाहें तो उसका भी मौका आपको दिया जाएगा। और इस सैटरडे शाम को 8:30 बजे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब बड़ा नहीं, कुछ नया होने वाला है। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखते रहिएगा। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।